शासकीय महाविद्यालय रोहट, विषय इतिहास। आज हम इटली के एकीकरण में प्रारंभिक जो बाधाएं आई और जो प्रयास हुए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यूरोप का जो आधुनिक इतिहास है वो एक तरह से राष्ट्रों के निर्माण का इतिहास है और नेपोलियन बोनापार्ट के बाद वियना में जो कॉन्फ्रेंस हुई उस कॉन्फ्रेंस ने जो नवीन राष्ट्र थे उनकी भावनाओं को, राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की भावनाओं को पूर्ण रूप से दरकिनार कर दिया और पुरानी व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई। एक बार जो राष्ट्रों के अंदर राष्ट्रता की लहर विकसित हो गई थी उसको नियंत्रित करना जो है वो संभव नहीं था और इसी के तहत राज्यों के अंदर राष्ट्रता विकसित हुई और एकीकरण प्रारंभ हुआ। 1815 से पहले इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और वियना ने भी जो है वो इटली को टुकड़ों में ही बांटे रखा। उत्तर पश्चिमी में इटली में सार्डिनिया पिडमोंट का शासन था, जहां की सेवॉय वंश का शासन था। उत्तर पूर्व में लोम्बार्डी और वेनेशिया का शासन, जहां पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ये सब इटली के छोटे छोटे भाग थे। पर्मा मोरेना और टस्कनी जो है उन पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। मध्य में रोम था, रोम में पोप का साम्राज्य था और पोप, जैसे कि हम सभी को पता है कि पोप जो है वो क्रिश्चियन का प्रमुख था। तो रोम जो है वो क्रिश्चियन धर्म का केंद्र था और पोप का आधिपत्य था। दक्षिण में नेपल्स और सिसिली थे, जहां पर बूर्बो वंश के फर्डिनेंड का शासन था। अब ये व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से निरंकुश और भ्रष्टाचारी थी और यहाँ के शासकों ने इटली की जो उभरती हुई राष्ट्रता की भावना थी उसको नहीं समझा, किसी प्रकार के कोई सुधार करने की कोशिश नहीं की। ऐसे में इटली का एकीकरण जो है वो आगे तक टल गया, क्योंकि अलग अलग जो इटली के अंदर टुकड़े थे उनकी अलग अलग परंपराएं थी, उनकी मुद्रा भी अलग अलग थी, शासक भी अलग अलग थे। तो इटली का एकीकरण जो है वो एक बहुत ही कठिन कार्य था। पर जैसा कि कैबूर और गैरिबाल्डी ने जो है वो करके दिखाया, लेकिन एकीकरण इटली के एकीकरण में कई सारी बाधाएं थी, जिसमें सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व इटली पर कायम था और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिच, वो बहुत ही प्रतिक्रियावादी था, स्वेच्छाचारी था और वो लोकतंत्र और उदारवाद का कट्टर विरोधी था। तो उसके रहते इटली में का एकीकरण जो है वो बहुत कठिन काम था। अब कठिन होते हुए भी प्रारंभ जो है वो एकीकरण का कार्बोरोनी संस्था द्वारा की गई। ये एक गुप्त संस्था थी और इसमें जो है इसका प्रमुख केंद्र नेपल्स में था। मतलब इसका प्रारंभ नेपल्स से हुआ था, लेकिन ये पूरी इटली में इसकी शाखाएं फैल गई और इस संस्था के दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो था कि जो विदेशी हैं इनको इटली से बाहर भगाना। विदेशी, अब चाहे इसमें ऑस्ट्रियंस हो चाहे फ्रांस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों को जो है वो इटली से बाहर निकालना उसका उद्देश्य था। और दूसरा वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। वो चाहते थे कि इटली जो है वो एक नया संविधान उसमें स्थापित हो, जो प्रभुत्व था विदेशियों का वो समाप्त होना चाहिए।
तो ये दो मुख्य उद्देश्य जो है वो कार्बोनी संस्था के थे और इसी के तहत जो है वो 1820 में इस संस्था ने नेपल्स में विद्रोह कर दिया। इसकी प्रेरणा जो है वो स्पेन में जो क्रांति हुई थी उससे प्रेरित होकर कार्बोनी ने किया। तो 1820 में नेपल्स में जो है इसने विद्रोह कर दिया, लेकिन इसमें जो है प्रारंभ में नेपल्स और पिटमोंट के विद्रोहियों ने अपने शासकों को बाहर खदेड़ दिया, लेकिन मेटरनिक इसको नहीं सहन करने वाला था। उसने जो है पुनः इस विद्रोह को कुचल दिया और वापस जो है वो निरंकुश शासन स्थापित कर दिया। तो एक बार जो है ये 1820 की क्रांति सफल नहीं हो पाई। फिर उसके बाद 1830 में फिर वापस जो है विद्रोह प्रारंभ होना शुरू हुआ। नेपल्स और पिडमोंट में जो है वो विद्रोह की लहर जो है वो प्रारंभ हो गई और इस बार जो ये क्रांति हुई इसमें जो है वो परमा और मोडेना इसमें भी विद्रोह हो गया और रोम के अंदर भी जो है वो विद्रोह की सुगबुगाहट शुरू हो गई। वैसे इसमें एक सबसे बड़ा इस क्रांति के पराजय का कारण ये था कि विद्रोहियों को फ्रांस से सहायता की उम्मीद थी, लेकिन फ्रांस ने किसी भी प्रकार से जो है वो इन विद्रोह को किसी प्रकार की सहायता नहीं की। इसलिए वापस जो है वो ऑस्ट्रिया ने इस लहर को भी कुचल दिया। तो दूसरी बात भी जो है ये साबित हो गया कि राष्ट्रीयता और उदारवाद जो है वो निरंकुश या ऑस्ट्रिया की संगठित शक्ति के सामने नहीं टिक पाए और पुनः जो है वो निरंकुश सत्ता विजयी हुई। अब इसमें जो है वो 1820 और 1830 की इटली की जो एकता स्थापित करने के प्रयास थे वो असफल हुए, लेकिन ये समझ में राष्ट्रवादियों को आ गया कि अगर उन्हें इटली का एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रिया से मुक्ति लेनी पड़ेगी। अगर ऑस्ट्रिया जब तक रहेगा तब तक इटली जो है वो एकीकृत नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया के स्वार्थ में था कि इटली को विभाजित कर अपना आधिपत्य स्थापित। तो पहला उद्देश्य जो है राष्ट्रवादियों का ऑस्ट्रिया को भगाने का था। ऐसे में इटली के अंदर जो है वो ज्यूसेप मैज़ेनी वो उसका प्रादुर्भाव हुआ। मैज़ेनी जो है वो एक कट्टर जो है वो देशभक्त था और वहां पर उसने जो है वो युवा इटली नामक संस्था जो है 1831 में मैज़ेनी ने युवा इटली नाम की संस्था खोली और उसका उद्देश्य इटली का एकीकरण ही था। इस संस्था में 40 वर्ष के से कम उम्र के जो भी व्यक्ति होते थे वो इसके सदस्य हो सकते थे और यहाँ पर इस संस्था में जो है वो युवाओं को शिक्षित करना, उनको अनुशासित बनाना और देश के प्रति जो है प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। क्योंकि मैज़ेनी का मानना था कि युवाओं में एक गुप्त शक्ति होती है और अगर युवा ठान ले तो जो है उनको कोई भी निरंकुश सत्ता जो है वो उनको नहीं रोक सकती थी। फिर युवा इटली के साथ साथ जो है वो और भी कई संस्थाएं काम कर रही थी जो कि इटली की के अंदर जो है संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करना चाहती थी। 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई और इसी से इटालियन युवाओं ने भी प्रेरणा ली और जनवरी 1848 में नेपल्स और सिसिली में जो है वो सुधारवादियों ने विद्रोह कर दिया और संविधान की जो है वो मांग करनी शुरू की। फिर नेपल्स के राजा फर्डिनेंड ने जो है वो संविधान को स्वीकार कर लिया और उसके बाद पेडमोंट, टस्कनी और रोम में भी संवैधानिक शासन की मांग उठी और मार्च 1848 में इन तीनों राज्यों को भी संविधान जो है वो स्वीकार करना पड़ा।
तो इस तरीके से ऑस्ट्रिया के अधीन जो लोम्बार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र जो कि ऑस्ट्रिया के अधीन था, उसको छोड़कर लगभग सभी राज्यों में संवैधानिक राजतंत्र जो है वो स्थापित हुए। राजतंत्र नहीं हटाया गया, संविधान जो है वो उनको देना पड़ा। मार्च 1848 में वियना में क्रांति हो गई और मेटरनिक को वियना छोड़कर भागना पड़ा। तो जैसे ही वियना में क्रांति हुई और मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया छोड़कर भागा, तब स्थिति में जो है एकदम से परिवर्तन हो गया और मेटरनिक की पलायन की खबर सुनते ही इटली में एक एक कर सब जगह विद्रोह हो गया। मिलान में विद्रोह हो गया और पिडमोंट और सार्डिनिया के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की मांग उठने लगी। 23 मार्च को सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने इटली वासियों के ओर से जो है उसके विरुद्ध, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रारंभ में जो है वो नेपल्स और सिसिली, परमा, मोडेना, टस्कनी, इन सब राज्यों ने भी युद्ध में भाग लिया। लेकिन इटली की एकता जो थी वो क्षणिक साबित हुई। आपसी स्वार्थ जो है वो उस समय राज्यों के इतने हावी थे कि वो ऐसे समय में भी संगठित नहीं हो पाए और एक एक कर जो सर्व था जो है वो पोप पहले पीछे हटा, फिर नेपल्स ने जो है उसने भी सहायता करने से मना कर दिया। टस्कनी जो है वो उसने भी युद्ध करने से मना कर दिया। तो ऐसे में जो है प्रिंस एल्बर्ट जो है वो अकेला रह गया और अकेला एल्बर्ट जो है वो ऑस्ट्रिया का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो अंत में हार कर जुलाई 1848 में उसको ऑस्ट्रिया के साथ समझौता करना पड़ा और इससे जो है वो लोम्बार्डी और वेनेशिया पर पुनः जो है वो ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित हो गया। अब उसमें थोड़े समय बाद जो है वो मेज़नी ने घोषणा की कि अब समय राजाओं के युद्ध का नहीं है, अब जनता को जो है वो संघर्ष आरंभ करना पड़ेगा। ऐसे में जो है विद्रोह हो गया। रोम में सबसे पहले विद्रोह, तो पोप जो है वो रोम छोड़कर भाग गया और 1849 में रोम में गणतंत्र की स्थापना हो गई। फ्लोरेंस और टस्कनी में भी गणतंत्र स्थापित हो गए। इससे जो है वो सभी उदारवादियों ने प्रिंस एल्बर्ट को पुनः जो है युद्ध करने की के लिए दबाव डाला और एल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया के साथ जो पहले समझौता हुआ था उसको रद्द कर दिया और उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन 23 मार्च 1849 में नोवारा नामक स्थान पर जो लड़ाई हुई उसमें जो है वो पूरी तरह एल्बर्ट जो है वो ऑस्ट्रिया के हाथ में बुरी तरह पराजित हुआ। इससे जो है वो उसने जो है वो निराश होकर अपने पुत्र विक्टर इमैनुअल II के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और विक्टर इमैनुअल II को मजबूर होकर ऑस्ट्रिया के साथ संधि करनी पड़ी। धन्यवाद।